Hello friends, myself Dr. Rishabh Raghav. Welcome to my YouTube channel that is Emergency Management in ICU. Let's start the topic. आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक की। मतलब हीट स्ट्रोक होता क्या है? इसके अंदर जो हमारा बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कितना? जैसे 106, 105। ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 106 फीवर है, 105 फीवर है, तो उसमें आपकी सबसे पहले चॉइस क्या रहेगी? एंटीबायोटिक, यही ना, कि उसको एक एसिटामिनोफेन या एस्प्रिन वगैरह दे देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं देना है। आपने ऐसा करा तो उसकी लीवर इंजरी हो जाएगी और पेशेंट और ज़्यादा सीरियस कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो अब देखते हैं मतलब करना क्या है इसमें, है ना, पूरा प्रोटोकॉल। तो उसके लिए वीडियो आखिर तक देखना, पूरा मज़ा आएगा और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरी वीडियो आप सीखोगे। तो देखो, इसमें हाई कोर टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे 106। उसके वजह से क्या होता है? टिश्यू इंजरी, टिश्यू ब्रेक डाउन होने लग जाता है। जो टिश्यू होता है उसके अंदर मायोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है, वो रिलीज होता है। जब वो प्रोटीन हमारी किडनी में जाता है या मतलब पेशेंट की किडनी में जाता है, उसके वजह से रीनल फेल्योर होने की कागात पे पहुंच जाता है वो टिश्यू। उसको बोलते हैं रेबिडोमाइलोसिस। ये एक तरह से कॉम्प्लिकेशन है हीट स्ट्रोक का, और इस कॉम्प्लिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें बेसिकली कार्डिनल फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब इसमें हमको क्या सिम्टम्स मिलते हैं, क्या व्यू मिलते हैं ना। तो इसमें जो पेशेंट का बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। और इसमें जो हाइपरथर्मिया की वजह से पेशेंट की जो मेंटल ऑल्टरनेस होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा सेरिबेलम होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हो जाता है। इस हाईली सेंसिटिव के होने के वजह से, और जब मेंटल स्टेटस चेंज होता है उसके वजह से परिणाम स्वरूप एटेक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एटेक्सिया क्या होता है? एटेक्सिया का मतलब होता है जो हमारी कोऑर्डिनेशन इम्पेयर्ड हो जाना। ठीक है, मतलब जैसे हम चल रहे हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है बॉडी, हम गिर जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर और क्या आता है? इसके अंदर सीजोर्स आता है। सीजोर्स मतलब जैसे मिर्गी हो जाना, हाथ ऐसे ऐसे कपना। इसकी अलग से वीडियो बना देंगे बाद में सीजोर्स के ऊपर पूरी। तो अब इसका रिस्क फैक्टर क्या है? देखो, जितनी देर तक ये कंडीशन बनी रहेगी फीवर मतलब हाइपरथर्मिया की 105, 106, 107, उतने ही ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है और इंजरी होती है। हमारे का सबसे बड़ा, हमको इसमें क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके 30 मिनट के अंदर, डायग्नोसिस के अंदर, इसको एक नॉर्मल पे लेके आना चाहिए टेम्परेचर को बॉडी के। ठीक है, तो इसमें हमने बता दिया डायग्नोसिस। अब इसमें मेनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होता है, कि मतलब हम बहुत सारी अलग अलग उसमें क्या बोलते हैं डिजीज़ में या ड्रग एसोसिएटेड सिम्टम्स में भी ऐसे 106 या 105 जिसको वो हाई बॉडी टेम्परेचर देखा गया है। किन किन में होता है आप देखते हैं। देखो, जिसमें कोई ड्रग एसोसिएटेड हो, या सेप्सिस में इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस हो जाता है उसमें, या एंडोक्राइन में जैसे थायराइड स्ट्रोम हो गया, है ना, या फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया। जैसे थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक तरह से, उसमें भी फीवर बहुत ज़्यादा आ जाता है, मतलब फीवर नहीं, वो हाइपरथर्मिया हो जाता है। या हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन, जो ब्रेन जहाँ से पूरा सेटअप होता है इसका टेम्परेचर मैनेजमेंट का, उसमें ही कोई दिक्कत आ गई हो, है ना। तो अब बात करते हैं इसमें हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर हमें सबसे पहले ऐसे टेस्ट कराना है जिससे हमें पता चले कि एंड ऑर्गन डैमेज हुए हैं या हो रहे हैं, क्योंकि उनको हम रोक सके। जैसे सीबीसी, हमें पूरा मतलब ब्लड का देखना है कि मतलब उसके अंदर कितने ज़्यादा ब्लड कितने उसके ब्लड टूट रहा है, नहीं टूट रहा है ना। और क्या बोलते हैं उसके अंदर जितने भी वो होते हैं सीबीसी के अंदर, वो देखना है। और इसमें हमें प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको PTINR बोलते हैं, और ये हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है ये वाला। इससे हमें पता चलता है कि लीवर इंजरी हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्योंकि जब लीवर इंजरी होती है उसका डायरेक्ट ही इससे ताल्लुकात होता है। जो PTINR टेस्ट होता है, उसके जो वैल्यूज़ होते हैं वो लीवर डिजीज़ के अंदर बढ़ जाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि लीवर डैमेज हो रहा है। या इलेक्ट्रोलाइट, उसमें हमें पूरा मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता चलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
इसके हम ये आगे टेंशन मतलब ये हम आगे जाके पूरा एक एक चीज़ समझाएंगे बाद में जाके, जब नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर किस किस इलेक्ट्रोलाइट में हमें क्या क्या देखना चाहिए, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसको हम किडनी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया या क्रेटिनिन हो गया, क्रेटिनिन बढ़ जाता है तो हम एक तरह से अनुमान लगाते हैं कि किडनी इंजरी हो गई है, ठीक है। जैसे क्रेटिन काइनेज जो हमारे से हार्ट हो गया या स्केलेटल मसल हो गया, जब वो टूटने लग जाती है तो उसमें से क्रेटिनिन काइनेज निकलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो स्मूथ मसल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। और जब इसमें जब न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट दिखे तो हमें उसमें क्या बोलते हैं, जैसे CT-MR हो गया या स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन हो गया, ये सब भी करा लेने चाहिए। ये तो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात हो गई। बात करते हैं कि मतलब हम इसमें क्या ट्रीटमेंट करें, कैसे हम इसको ठीक करें, क्योंकि इसमें हम एंटीबायोटिक तो दे नहीं सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले एक्यूट लाइफ सपोर्ट स्टार्ट करना है, कि जैसे कि हमें उसको इंट्यूबेट करना है सबसे पहले, और सेंट्रल वेनस सिस्टम डालना है उसका, मतलब जिस हॉस्पिटल में जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को तो उसमें आप उस्ताद हो, जैसे सेंटर लाइन हो गया, है ना। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी होती है। और दूसरी चीज़ हमें उसमें मतलब टैपिंग करनी होती है, जिसके जैसे टैपिंग का मतलब कोई ठंडा पानी हो गया जिसकी टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, या आइस टैपिंग होगी। आइस टैपिंग को सबसे ज़्यादा ग्रोइन एरियाज में, एक्जिला में, बगल में और चेस्ट पे यहाँ पे रखना चाहिए, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर जल्दी से नॉर्मल हो जाए, ठीक है। और ये हमें कब तक करना चाहिए, जब तक उसका टेम्परेचर बॉडी का 102.2 हो जाए, मतलब 102.2 तक हो जाए, उसके बाद हमें बॉडी टैपिंग वगैरह छोड़ देनी चाहिए। और इसके अंदर सबसे सबसे दोबारा मैं बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसमें हमें एंटीपायरेटिक का मतलब जो नॉर्मल एस्पिरिन होती है या पैरासीटामोल होती है या और भी जिससे बुखार कम करता है, वो दवा का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, नहीं तो लीवर इंजरी हो जाएगी और पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, ठीक है। उसमें ना ही डेंट्रोलिन सोडियम का यूज़ करना है। ये एक डेंट्रोलिन सोडियम होता क्या है, ये एक मसल रिलैक्सेंट होता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है, क्योंकि इसमें सिजोर्स आएंगे वो बिल्कुल अकड़ जाएगा और तुम सोचोगे इसको डेंट्रोलिन सोडियम दे दें, पर ये बिल्कुल नहीं देना है। आपने दिया तो लीवर इंजरी होके रहेगी और पेशेंट और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो और इसमें हाँ, सबसे पहले हमें इसमें ओरल टेम्परेचर बिल्कुल भी नोट नहीं करना होता है, मतलब कर सकते हैं वैसे तो, पर उसके ना एक इनएक्यूरेट होता है, मतलब वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें हमेशा जो रेक्टल प्रोब होती है, मतलब रेक्टम के थ्रू एक प्रोब डाली जाती है या फोलिस कैटेटर होती है, उसके थ्रू मॉनिटर करना चाहिए हमें कोर टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर हाइपोटेंशन भी हो जाती है, मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमें क्रिस्टलोइड्स का यूज़ करना होता है। क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं, तो क्रिस्टलोइड्स के अंदर आपके NaCl आता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, या रिंगल लेसिटेट होता है जिसे RL बोलते हैं। यदि इससे भी लगाने के बाद भी आपका जो अचीव है मतलब एक नॉर्मल टेंशन होता है, जो ब्लड प्रेशर वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप वासोप्रेशन का यूज़ कर सकते हो। वासोप्रेशन क्या करता है, इसका नाम से पता चलता है, वासोप्रेशर मतलब वासो और प्रेशर, प्रेशर मतलब प्रेशर को बढ़ाने वाला। तो ये क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है जो हमारे आर्टरीज होती है, और क्या बोलता है, कार्डियक की कॉन्ट्रिलिटी को बढ़ा देता है, जिसके वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक नोट करके रखना, इसमें अल्फा एड्रीनर्जिक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे मिथाइल एक्सामीन हो गया, फेनिल एफ्रीन हो गया, ये काम तो वही करता है, वासो कंस्ट्रिक्ट कर देता है और कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ा देता है, पर इसका काउंटर इंडिकेशन है कि जो कूलिंग इफेक्ट होता है बॉडी का वो होने नहीं देता है ना। मतलब जो बॉडी हम कूल करना है वो कूलिंग इफेक्ट हो नहीं पाता, मतलब इम्पेयर्ड कूलिंग इफेक्ट करता है। यहाँ तक हमने पूरा बता दिया ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो इसमें हमको रैबिडोमाइलोसिस, जो मैंने शुरू में बताया था, जो मसल इंजरी होती है, उसके अंदर से मायोग्लोबिन रिलीज होता है, वो किडनी में जाता है, उसके वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होती है। तो हमें इसका जो मेन मैनेजमेंट होता है वो रैबिडोमाइलोसिस का होता है, कि उसको कैसे हम बचा सके किडनी को, क्योंकि एक बार किडनी डैमेज हुई तो पेशेंट गंभीर हालत में पहुंच जाएगा, सीरियस हो जाएगा, फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और इसमें हाइपोक्सीमिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो बोलते हैं ARDS,
उसका भी हमें इसमें कॉम्प्लिकेशन आता है, तो इसका भी मैनेजमेंट करते हैं। दो का हमको बहुत मेन मैनेजमेंट करना पड़ता है, रेब्डोमाइलोसिस का, हाइपोक्सीमिया का मतलब ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर कम होता जा रहा है, या ARDS का, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्ट्रेस हो गया है, ठीक है। इन दो का हम केस कल और परसों के लेक्चर में देख लेंगे, और क्या होता है रेब्डोमाइलोसिस को कैसे कॉम्प्लिकेशन को बचाया जाए, इसमें पेशेंट किडनी इंजरी हो गई है, और ARDS में हमें क्या प्रोटोकॉल करना चाहिए। हाँ, इसमें जब पेशेंट को सीजोर्स आते हैं, मृगी के दौरे आते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें हमें बेंजोडाइजोपिन या एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन का यूज़ करना होता है, जैसे फिनोटोइन, ठीक है। और इसमें पेशेंट को टेलीमेट्री पे हम लगा देते हैं। टेलीमेट्री का मतलब उसका मतलब हम बार बार ECG तो करेंगे नहीं, तो उसमें टेलीमेट्री के थ्रू उसमें ECG, उसका SpO2, उसकी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर, सब कुछ पता चलता रहेगा, और इससे मतलब पूरा मॉनिटर पे सब कुछ दिखता रहेगा हमें, ठीक है। चलो, हमने ये पूरा आज का टॉपिक ख़त्म कर दिया है। होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। और कल का एक बात बताता हूँ यार, क्या बोलते हैं, कल मैंने सोचा कि अब तो ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, मतलब बताना स्टार्ट कर दिया, तो बड़े डॉक्टर हो गए। तो मैंने वो शुरू में लगा नहीं देते हैं कि आपकी वीडियो 9 बजे रिलीज़ होगी, उसको देख लेना, प्रीमियर टाइप का, वो लगा दिया। प्रीमियर लगाने के बाद जितने व्यूज़ आने चाहिए थे वो व्यूज़ भी नहीं आए। तो आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे, जब बड़े डॉक्टर हो ही जाएंगे बाद में जाके, जब देखते हैं क्या करना है। चलो, धन्यवाद।